जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो आप पूरा देखा कीजिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आखिर 8th पे कमीशन को लेकर क्या चर्चाएं चल रही है और जो चर्चा है वो ठीक भी है या नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हम उनसे रिलेटेड अगर कोई भी बड़ी अपडेट्स आती है वो हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर सके। तो फ्रेंड चलते हैं आज की बड़ी खबर पर, क्योंकि 8th पे कमीशन को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है, क्योंकि बैठ के जा रही है। इसी के चलते यहाँ पर 10 बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं 8th पे कमीशन को लेकर। उन 10 बड़े अपडेट्स पर आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। आखिर वे 10 सवाल कौन से हैं जिसको आपको समझना है बेहद ही ज्यादा जरूरी। गोल्ड के भाव से तय होगी सैलरी, डीए, एचआरए, एरियर, पेंशन पर बड़ा खुलासा। 10 सवालों में समझेंगे पूरा फोकस आखिर क्या है 8th पे कमीशन को लेकर। 8वें वेतन आयोग की प्रगति, प्रमुख मांगों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपेक्षित परिणामों पर चर्चा की गई है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने फिटमेंट फैक्टर, ओपीएस, एचआरए, डीए और रिपोर्ट जमा करने व एरियर की समय सीमा जैसे मुद्दों को स्पष्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, तो उस पर विस्तृत चर्चा होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपसे बार बार यही बोलूंगी कि वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए, ताकि आपको पूरी जो खबर है वो आपको समझ में आ सके और आपके मन में कोई भी सवाल ना बचे। जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी 2025 ये वो तारीख है जब पहली बार 8वें वेतन आयोग के गठन को आधिकारिक ऐलान हुआ और देश के करीब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के चेहरे खिल उठे। जिसके 9 महीने बाद अक्टूबर 2025 में आधिकारिक गजट जारी हुआ। 3 नवंबर 2025 को आयोग ने टर्म ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी दे दी। तब से अब तक आयोग के गठित हुए 17 महीने बीत चुके हैं और टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुए भी करीब 8 महीने बीत चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 8वां वेतन आयोग बेहद तेजी से काम कर रहा है। वह शहर शहर घूमकर मीटिंग कर रहा है और विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों को सीधे सुन रहा है, लेकिन इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जी हाँ दोस्तों, इतनी मांगे सुनने के बाद भी, इतनी बैठकें होने के बाद भी अभी तक यहाँ पर कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है। आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और हर कर्मचारी बेसब्री से जानना चाहता है कि आखिर बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी, एरियर कब से मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या होगा, भत्तों और महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी। इन्हीं सभी मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए हमने ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल से बात की है, जिसमें उन्होंने पूरी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट की है। तो उन मुद्दों पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। पहला जो सवाल है, 8वें वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ा एजेंडा क्या है और कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या महत्व रखता है। किसी भी वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ा और प्राथमिक टास्क देश के सरकारी कर्मचारी और पेंशन की सैलरी और पेंशन का रिवीजन करना होता है। इसे पूरे संशोधन का मुख्य केंद्र फिटमेंट फैक्टर होता है। कर्मचारी चाहे किसी भी रैंक का हो, वह सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर की ही बात करेगा, क्योंकि इसके आधार पर ही तय किया जाता है कि आखिर आपकी सैलरी में कितने प्रतिशत का इजाफा होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, बढ़ती महंगाई और आधुनिक जमाने को देखते हुए विभिन्न संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर अपनी अपनी वैज्ञानिक दलीलें यहाँ पर पेश की है, ताकि कर्मचारी को वेतन में और ज्यादा जरूरतों को अनुकूल ना करना पड़े। और यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर तय किए गए हैं उसको लेकर सरकार का अभी भी कोई भी जवाब नहीं आया है। वहीं पर क्या 8वें वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर तय करने के लिए सोने की कीमतों का आधार बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के सामने अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगे रखने के लिए गहन रिसर्च का सहारा लिया है। कुछ संगठनों ने बकायदा सोने की कीमत से तुलना करते हुए अपनी दलील दी है। साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ और न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए तय की गई, तब 10 ग्राम सोने की कीमत 28 से 30,000 रुपए थी। आज सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसलिए लोग उससे अपनी परचेजिंग पावर का कंपेयर कर रहे हैं। यानी जिस प्रकार जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया
उस समय जो सोने की कीमतें थी उसके हिसाब से जो अभी सोने की कीमतें हैं वो तो आसमान छू रही हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर क्या सैलरी बढ़ते हुए नजर आएगी, ये सवाल भी पूछे गए। वीडियो आज की थोड़ा बड़ा हो सकती है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लेकिन आपके सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिल सकते हैं। थर्ड जो सवाल है, न्यूनतम सैलरी निर्धारण के लिए आपके संगठन ने फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की भी मांग की है। इसके पीछे एक बेहद ही संवेदनशील व्यवहारिक तर्क है। उन्होंने बताया कि सरकार इससे पहले जो सैलरी स्ट्रक्चर बनाती थी उसमें केवल 3 लोगों की फैमिली यूनिट का ध्यान रखा जाता था। हमने आयोग के सामने मजबूती से ये सवाल उठाया कि इस व्यवस्था में हमारे बुजुर्ग माता पिता को क्यों छोड़ दिया गया। माता पिता भारतीय परिवार की सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए हमने मांग की है कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए और इसी 5 यूनिट के खर्च को आधार मानकर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी तय की जानी चाहिए। साथ ही चौथा जो सवाल है, सालाना इंक्रीमेंट और डीए को लेकर क्या नया फॉर्मूला सुझाया गया है जिससे 10 साल के कर्मचारी की सैलरी दोगुनी हो सके। हमारे आयोग को एक दीर्घकालीन फॉर्मूला दिया है। हमने दलील दी है कि 1 साल के भीतर महंगाई भत्ते, सालाना वेतन वृद्धि मिलाकर कर्मचारी का कुल वेतन कम से कम 10% जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसके चलते ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो महंगाई की मार झेल रहा है, सरकारी कर्मचारी हो या पेंशनर हो, बहुत से घरों के अंदर कर्मचारी जो होते हैं, जो पेंशनर होते हैं, उनका घर खर्च पेंशन और सैलरी से ही चलता है। साथ ही साथ सालाना इंक्रीमेंट में कम से कम 6 से 7% की वृद्धि की जाए, ताकि डीए और इंक्रीमेंट मिलाकर हर साल 10% की ग्रोथ दे, जिससे 10 साल बाद सैलरी स्वतः दोगुनी हो जाए। वहीं पर पांचवा जो बड़ा सवाल है, 8वें वेतन आयोग के गठन से लेकर अब तक की वास्तविक टाइमलाइन क्या है और इसकी अंतिम रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है। 15 जनवरी 2025 को आधिकारिक घोषणा के बाद 28 अक्टूबर 2025 को इसका गजट किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके बाद 20 जनवरी 2026 को आयोग के दफ्तर मिला। 25 फरवरी को सवालों की प्रश्नावली आई। साथ ही साथ अब 24 अप्रैल से यहाँ पर बैठकें जारी है, जो कि 6 शहरों में हो चुकी हैं लगभग, और अभी भी और भी होना बाकी है। डॉक्टर पटेल ने बताया कि अब तक 100 से अधिक कर्मचारी एसोसिएशन से मिल चुके हैं। वर्तमान में भुवनेश्वर और कोलकाता का शेड्यूल जारी है। उम्मीद है कि अगस्त 2026 तक बैठकों का दौर खत्म हो जाए और अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सके। साथ ही साथ छठा जो सवाल है, पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार के ताजा फैसले का क्या असर है और क्या वेतन आयोग से ओपीएस की पूर्ण बहाली संभव है। हाल ही में सरकार ने 1 जनवरी 2004 से पहले जिन कर्मचारियों को मृत्यु हो गई थी और आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी मिली थी, उन्हें ओपीएस के दायरे में शामिल करने का भी फैसला लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, ऐसे में 8वें वेतन आयोग द्वारा ओपीएस बहाली पर डॉक्टर पटेल ने पूरा भरोसा जताया कि भले ही यह सीधे ओपीएस के नाम से ना हो, लेकिन किसी हाइब्रिड मॉडल या अन्य रूप में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के 99 लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। सातवां जो सबसे बड़ा सवाल है, बड़े और मेट्रो शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए को बढ़ाने की क्या मांग है और टैक्स का इस पर क्या असर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर जैसे कैटेगरी शहरों में एक सामान्य 2 BHK फ्लैट का किराया 15,000 रुपए है, जबकि 18,000 की बेसिक सैलरी वालों को सिर्फ 5400 रुपए का एचआरए मिलता है। हमने मांग रखी है कि मेट्रो शहरों में एचआरए को बढ़ाकर 36% से 40% कर दिया जाए। वहीं पर वाई कैटेगरी के लिए 24% और जेड कैटेगरी के लिए 12% एचआरए तय किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो सरकारी क्वार्टर लेते हैं कर्मचारी, उनको यहाँ पर साफ पता चल सके कि उसे एचआरए नहीं मिलता है, टैक्स हमेशा ग्रोस इनकम पर ही लगता है। वहीं पर हमारा 8वां जो बड़ा सवाल है वो है महंगाई भत्ता, यानी वर्तमान में 60% के पास पहुंच चुका है, तो क्या बेसिक सैलरी में मर्ज करने की क्या उम्मीद है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि डीए 50 के पार पहुंच चुका है, जिससे वर्तमान में डीए 58 से 60% चल रहा है। हालांकि डॉक्टर पटेल ने स्पष्ट किया है कि समय 8वां वेतन आयोग सक्रिय रूप से काम कर रहा है और पूरी सैलरी संरचना नए सिरे से बना रहा है, इसलिए बीच में ही डीए की बेसिक में मर्ज किए जाने की प्रशासनिक संभावना बहुत कम है।
अब सारा फोकस सीधा पे कमीशन की रिपोर्ट और फिटमेंट फैक्टर पर है। वहीं पर नौवां जो सवाल है, देश के सभी कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी और 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की क्या गारंटी है? जी हाँ दोस्तों, इस आंसर का सवाल का जवाब सभी को होगा इंतजार। जी हाँ दोस्तों, बढ़ी हुई सैलरी की तारीख तय करना सरकार का काम है, लेकिन भारत में होने वाले चुनावों का दबदबा जारी है, जिसके चलते विश्वास जताया जा रहा है कि अप्रैल 2027 तक हर हाल में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू हो जाएंगी, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की डेट है 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। इसलिए सरकार हर हालत में 1 जनवरी 2026 से ही पूरा एरियर देना होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी को इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आप सभी को पता ही है इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऐसे में सरकार उससे पहले 8वें वेतन आयोग का गठन जरूर करेगी, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, वो यही चाहती है कि हमारी ही सरकार बने, तो ऐसे में सरकार को ये करना ही होगा। 10वां जो कि सबसे बड़ा सवाल है, आपको कौन से 5 बड़े सुझाव आयोग के सामने प्रमुखता से रखे गए हैं? जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों के प्रमोशन की नीति, इंटर ट्रांसफर पॉलिसी, समान रिटायरमेंट उम्र, ओपीएस का विकल्प, फैमिली यूनिट और फिटमेंट फैक्टर, ये 5 बड़े सुझाव प्रमुखता विस्तार रूप से रखे गए हैं, लेकिन अभी इन पर कोई भी स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया। अभी कोलकाता के अंदर मीटिंग होना बाकी है, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर सरकार क्या फैसले लेती है, क्या फिटमेंट फैक्टर तय करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।